हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग। हालांकि ये टॉपिक हम अपने चैनल पर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बट कुछ वीडियो इश्यूज़ की वजह से इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ, सोचती हूँ कि आपको हिंदी में समझाया जाए। तो देखिए, इसी तरह हमारी डेफिनेशन भी है, वो शब्द या शब्दों का एक समूह, यानी कि हम कह सकते हैं वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले, हम उसका यूज़ कब करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम से पहले, उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्द या शब्दों के समूह से दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में दो नाउन का यूज़ किया गया है, वो किस तरह से संबंधित है एक दूसरे को, ये समझाने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आगे कहा गया है कि ये शब्द प्रीपोजिशन कहलाता है, जो ये चीज़ें दर्शाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। वाक्य में प्रीपोजिशन का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले ही हो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हम प्रीपोजिशन का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले ही करें। हम उसके बाद आगे पीछे कहीं पर भी उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम उस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन का यूज़ हम संज्ञा या सर्वनाम से पहले ही करें। देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं यही समझाने के लिए। हु वाज सी फाइटिंग विद, तो देखिए, विद क्या है, हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है। ठीक है, आगे हम बहुत सारे प्रीपोजिशन वर्ड के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी प्रीपोजिशंस होती हैं ये भी हम जानेंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। देखिए, सी इज़ फेथ टू मी, तो देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन का हमने यूज़ किया है। समझ लेते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है इन एग्जाम्पल्स के को किस तरह से हमने यूज़ किया है, प्रीपोजिशन को क्यों बीच में यूज़ किया है, क्यों बाद में यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखिए, पहले वाक्य में, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हु वाज शी फाइटिंग विद, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। प्रीपोजिशन विद किसी संज्ञा से पहले यूज़ नहीं की गई है। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा सेंटेंस है उसमें प्रीपोजिशन टू मी, ठीक है, टू प्रोनाउन मी जो कि वाक्य का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, का संबंध एडजेक्टिव फेथफुल से दर्शाता है। अब समझ में आ गया होगा जो हमने अभी ऊपर ऑब्जेक्ट बताया कि किस तरह से हम प्रीपोजिशन का यूज़ जो है नाउन और प्रोनाउन से पहले ही नहीं करते, कहीं पर भी हम उसका यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशंस के कितने काइंड होते हैं, देखिए आपके सामने आपको नज़र भी आ रहे होंगे। प्रीपोजिशन के 4 काइंड होते हैं। नंबर 1 पर है सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन। जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, सिंपल, कंपाउंड, डबल और फ्रेज प्रीपोजिशन, ऐसे ही हम इनको अच्छे से समझेंगे। वैसे तो ऐसे सिंपल ही आपको समझ में आ गया होगा, मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, बट चलिए जानते हैं और आगे पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक हमारा फर्स्ट क्लास से लेकर ऊपर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ तक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और बहुत क्लियरली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कुछ इश्यूज़ होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे, और टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रीपोजिशन की। ये प्रीपोजिशन सिर्फ एक सिंगल वर्ड की होती है, जैसे कि सिंपल प्रीपोजिशन वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, इनमें सिंगल वर्ड का हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे कि विद है, टू, टिल, अप, बाय, इन, सिंस, ऑन, ऑफ, आउट, ऐसी और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रीपोजिशन क्या कहलाती हैं, जो सिंगल वर्ड में आती हैं उन्हें हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ तक का टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को पढ़ा, हमने जाना कि इसके 4 काइंड्स होते हैं, हमने सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में जाना जो कि सिंगल वर्ड में होती है, और कुछ एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। आगे देखते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या होती हैं। देखिए, ये प्रीपोजिशंस किसी नाउन, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ मिलकर प्रयोग होती हैं। ठीक है, तो जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है वो किसके साथ यूज़ होती है, किसी नाउन के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ या फिर किसी एडवर्ब के साथ मिलकर काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर इनसाइड, आउटसाइड, बीनीथ, बिलो, बिफोर, बिसाइड, बिसाइड्स, विद, विदाउट, अंडरनीथ, एक्सेट्रा। ठीक है,
और यहाँ पर अलग अलग सेपरेट करके भी इन्हें दिखाया गया है कि किस तरह से ये कंपाउंड बन रही है। ठीक है, नाउन के साथ लग रही है, एडजेक्टिव के साथ लग रही है, एडवर्ब के साथ लग रही है, ये सारी चीज़ें आपको देखिए सिंपली समझाई गई है। इनसाइड, ठीक है, इन प्लस साइड, आउटसाइड, आउट प्लस साइड, तभी आउटसाइड बना। ठीक है, तो नाउन और एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ मिलकर ये काम कर रही है, जैसे कि विद इन। ठीक है, अब देखिए हमारा जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड प्रीपोजिशन है, वो है डबल प्रीपोजिशन। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, हमने सिंपल को पता तो वो सिंगल वर्ड में होती है, हमने पढ़ा कंपाउंड प्रीपोजिशन तो वो किसी नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ मिलकर काम करती है। अब डबल प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये जो प्रीपोजिशन होती है, देखिए ये प्रीपोजिशन दो प्रीपोजिशन से मिलकर बनती है। डबल प्रीपोजिशन यानी कि दो प्रीपोजिशन, ठीक है, दोनों प्रीपोजिशन अपना अलग अलग, दोनों का अपना अपना एक अलग अर्थ होता है। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखेंगे, द थीफ केम फ्रॉम बिहाइंड। तो देखिए दो प्रीपोजिशन हमने यहाँ पर यूज़ की, फ्रॉम का यूज़ किया, बिहाइंड का यूज़ किया, और दोनों का ही अर्थ एकदम अलग है। ठीक है, फोर्थ में देखेंगे फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होती हैं, ये प्रीपोजिशंस भी डबल प्रीपोजिशंस की तरह ही दो या दो से अधिक शब्दों से बनी होती है। ठीक है, ये भी जैसे फ्रेज के बारे में ही हम जानते हैं, फ्रेज क्या होता है, शॉर्ट सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस कैसा होता है, कई शब्दों से मिलकर बना होता है। तो देखिए ये प्रीपोजिशन भी डबल प्रीपोजिशन की तरह ही होती हैं और दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनती हैं, लेकिन ये मुहावरे या लोकोक्तियों का कार्य करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये किसी कहावत का काम करती हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, विद रिगार्ड टू, ऑन बिहाफ ऑफ, इंस्टेड ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने दिए गए हैं, फ्रेज दी गई है, तो ये कहलाती है हमारी फ्रेज प्रीपोजिशन, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती हैं और ये मुहावरे और लोकोक्तियों का काम करती हैं। ठीक है, ये होती है हमारी फ्रेज प्रीपोजिशन। यहाँ तक हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया प्रीपोजिशन का काम क्या होता है और प्रीपोजिशन के कितने काइंड होते हैं। 4 काइंड होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से आपने समझ लिया है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, दे सक्सीड बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। अब हमने समझ लिया है कि प्रीपोजिशन के कितने काइंड होते हैं, कैसे वर्क करती हैं और क्या इनका काम होता है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रीपोजिशन अगर इन और एट और ऑन की बात करें, ठीक है, इन, एट और ऑन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। आप इस वीडियो में सारी चीज़ें बहुत ही सिंपली समझ जाएंगे कि कहाँ पर हमें इन का यूज़ करना है, एट का यूज़ करना है और ऑन का यूज़ करना है। देखिए समय और स्थान की अगर बात की जाए, ठीक है, समय और स्थान के संदर्भ में अलग अलग उद्देश्यों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग उद्देश्य के लिए इनका यूज़ जो है अलग अलग तरीके से देखें। अगर हम बात कर रहे हैं प्लेस की, अगर हम जगह की बात कर रहे हैं और हमें एट का यूज़ करना है, हम टाइम की बात कर रहे हैं तभी भी हमें एट का यूज़ करना है, तो हमें कंडीशन को पता करना होगा ना कि हमें कैसे यूज़ करना है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने दिया गया है एट का यूज़। ठीक है, एट प्लस द प्लेस। ठीक है, एट प्लस द प्लेस। देखिए सिनेमा, एयरपोर्ट, थिएटर, स्कूल, बैंक एक्सेट्रा। ठीक है, इनके साथ हम एट प्लस प्लेस का यूज़ करते हैं, यानी कि ये सारी जगह है तो इनके साथ हम एट का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम टाइम की अगर बात करें, अ पर्टिकुलर टाइम, एट प्लस पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि डाउन, इनके सुबह का समय, मिडनाइट आधी रात का समय, नून दोपहर का समय, 2 o'clock एक्सेट्रा। मतलब पर्टिकुलर टाइम जब हमें पता हो तब हम एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, एट मॉर्निंग। ठीक है, समझ आ रहा है। एट द फुल एड्रेस, जहाँ पर फुल एड्रेस दिया गया है वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। ये बात है जब हम प्लेस के लिए यूज़ करें। टाइम के लिए देखिए द प्लस एट प्लस द प्लस स्टार्ट, एंड ऑफ, वीक, मंथ। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं, एट द स्टार्ट। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया, समय की बात की जा रही है, समय की बात की जा रही है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमें समय देखना है। ठीक है, टाइम की बात की जा रही है, एट द स्टार्ट। ठीक है, शुरुआत में। एट द एंड ऑफ सितंबर, यहाँ पर भी समय की बात की जा रही है ना, सितंबर के एंड में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए एट का प्रयोग
नॉर्मली बड़े गांव, कस्बे, शहर आदि के साथ यूज़ नहीं होता है। ठीक है, एट का यूज़ जो है बड़े गांव, बड़े कस्बे, बड़े जो शहर होते हैं उनके साथ नहीं होता है। अब देखिए समय की अगर बात करें, एट मील, कैलेंडर, फेस्टिवल सीज़न, जैसे कि क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। आई होप बहुत सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही साधारण से एग्जांपल देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एट का यूज़ हम समय के लिए कैसे करेंगे, एट का यूज़ हम जगह के लिए कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल से 3 यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल हैं। एट का यूज़ हम करेंगे जगह के लिए, जब सिनेमा, एयरपोर्ट, थिएटर, स्कूल, घर, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इनके शॉर्ट प्लेस की हम बात कर सकते हैं। एट का प्रयोग टाइम को लेकर हम करें तो पर्टिकुलर टाइम का हमें पता होना चाहिए, तब हम एट का यूज़ करेंगे। अब हम देखिए एट का यूज़ करेंगे जगह के लिए, जबकि हमारे पास क्या हो, फुल एड्रेस हो। एट का टाइम हम यूज़ करेंगे पर्टिकुलर टाइम की, यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे स्टार्ट, एंड ऑफ, वीक, मंथ, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब हो सकते हैं। अब देखिए नॉर्मली हम बड़े गांव, बड़े कस्बों या बड़े शहर के लिए हम एट का यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम करते हैं यूज़ इनका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हम एट का यूज़ कर रहे हैं, ये समय की बात है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं और लिखा भी गया है कि अगर यहाँ पर एट हमें यूज़ करना हो तो इसकी जगह हम इनका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी जगह है। पटना क्या है, एक बड़ी जगह का नाम है, इसलिए यहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओन का प्रयोग ये जगह को लेकर है और ये है आपका समय को लेकर। ठीक है, एक बार अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं, आपको प्रीपोजिशन का कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं पर भी हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो, आप आसानी से उसे क्लियर कर लेंगे। तो चलिए लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑन का प्रयोग हम यहाँ पर प्लेस के लिए कर रहे हैं और ऑन का प्रयोग हम यहाँ पर टाइम के लिए कर रहे हैं। हम लिख देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, प्लेस के लिए और टाइम के लिए कर रहे हैं हम। तो देखिए ऑन ए या फिर दा का जो भी आपका आर्टिकल यूज़ हो, प्लेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट या फिर प्लेस की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि सेल्फ है, वॉल है, फ्लोर है, सीलिंग है, एक्सेट्रा। जैसे कि ऑन द टेबल, जैसे कि अ पेन इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, तो जगह के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उनका। देखिए यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, ओन प्लस नेम ऑफ द डे। ठीक है, टाइम की बात की जा रही है, ओन के साथ हम नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द डे विद पार्ट ऑफ डे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑन मंडे आफ्टरनून, तो देखिए हमें पर्टिकुलर टाइम पता है, ऑन मंडे आफ्टरनून, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑन का यूज़ करते हैं समय के लिए। ठीक है, दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, ऑन प्लस लेवल ऑफ बिल्डिंग, डायरेक्शन, फ्लोर, ईस्ट, इन सब के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि डोर्स विल बी ओपन ऑन लेफ्ट, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं किसका, ऑन का यूज़ कर रहे हैं, और जगह के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। आगे देखते हैं ऑन पर्टिकुलर डेट, कैलेंडर फेस्टिवल डे। ठीक है, ऑन सितंबर, ऑन क्रिसमस डे, ये तो हम सिंपली देखते हैं, हम डेली कन्वर्सेशन में इनको यूज़ भी करते हैं। अब यूज़ करेंगे हम इनका प्रयोग, और यहाँ पर टाइम को लेकर यूज़ हो रहा है और यहाँ पर यूज़ हो रहा है प्लेस को लेकर। ठीक है, देखिए इन प्लस नेम ऑफ द स्ट्रीट, टाउन, सिटी, एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब के लिए हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, हाँ ऐसी कंडीशन में भी हम इनका यूज़ करेंगे, द कैट हाइड बिहाइंड हर सेल्फ इन द बॉक्स। ठीक है, कैट ने अपने आप को कहाँ पर छुपा लिया है, बॉक्स में छुपा लिया है। देखिए ऐसी कंडीशन में हम इनका कहाँ पर यूज़ करेंगे, टाइम को लेकर, इन द प्लस द पार्ट ऑफ द डे, स्पेसिफिक कंट्री, हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ टाइम, एक्सेट्रा। ठीक है, मॉर्निंग के लिए, आफ्टरनून के लिए, इवनिंग के लिए, 19th सेंचुरी, डार्क एज, प्री हिस्टोरिकल टाइम, इनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंट्री के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझें। यदि दिन, साल, सप्ताह आदि से पहले ईच, एवरी, लास्ट, नेक्स्ट और दिस का प्रयोग किया गया हो तो इनके साथ
किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। आई बात समझ में? ईच एवरी लास्ट नाइट नेक्स्ट और दिस दिया गया है अगर इन सबसे पहले, किससे पहले, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, इन सबसे पहले अगर ईच एवरी लास्ट नेक्स्ट दिस का यूज़ किया गया है, ऐसी कंडीशन में हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। इन द रूम, प्लेस, वेदर, किचन, बेडरूम, सन, रेन, स्नो, शो एक्सेट्रा के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। और हमें टाइम के कंडीशन में दिया गया है इन द प्लस मॉर्निंग इवनिंग नाइट। ठीक है, इनका यूज़ हम करते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सी वाज वर्किंग इन द सन। ठीक है, सी वाज वर्किंग इन द सन। आगे देखते हैं, एट नाइट और इन द नाइट में क्या अंतर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। एट नाइट और इन द नाइट में अंतर क्या होता है? एट नाइट का अर्थ है किसी भी रात के दौरान। ठीक है, किसी भी रात के दौरान, रात में किसी भी समय के दौरान हम कह सकते हैं। लेकिन इन द नाइट का अर्थ है किसी पर्टिकुलर रात के दौरान। ठीक है, इन द नाइट का मतलब है उसी पर्टिकुलर रात के दौरान, और एट नाइट का मतलब है किसी भी रात के दौरान। ठीक है, एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। ध्यान रखें, यदि नाइट, आफ्टरनून, डाउन आदि को डेट, इवेंट आदि देकर निश्चित किया गया हो तो ऑन द नाइट ऑफ एक्सीडेंट का प्रयोग किया जाता है। इनका यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ होगा? ऑन द नाइट ऑफ एक्सीडेंट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा कि किस तरह से हम एट द नाइट और इन द नाइट में क्या अंतर होता है। एट द नाइट होता है किसी भी रात के दौरान, जैसे कि सी वॉक्स इन द नाइट। ठीक है, सी वॉक्स इन द नाइट, सी वॉक्स एट नाइट, कि वो रात में टहलती है। ठीक है, तो वो हर एक रात की बात हो रही है, किसी भी रात की बात हो रही है। सी वॉक इन द नाइट। ठीक है, सी वॉक इन द नाइट, और यहाँ पर एक और चीज़ दे दी जाएगी, सी वॉक इन द नाइट ऑन मंडे। ठीक है, मंडे कह दिया गया है यहाँ पर, तो पर्टिकुलर नाइट का हमें पता चल रहा है, तो यहाँ पर हम इन द नाइट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम एट नाइट का, सी वॉक एट नाइट का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस की सेंस हमें बताती है कि ये काम हर किसी भी रात के दौरान हो रहा है, या किसी पर्टिकुलर नाइट के या डे की भी बात की जा सकती है, उसके दौरान हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम एट और इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हमारा सेकेंड पॉइंट कहता है टाइम। ठीक है, इन टाइम, समय से पहले, शेड्यूल्ड टाइम। ठीक है, शेड्यूल्ड टाइम, आई बात समझ में? शेड्यूल मतलब पहले से ही निश्चित किया हुआ है, ऑन टाइम, समय पर। ठीक है, एग्जैक्ट ऑन टाइम, यहाँ पर देखते हैं, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। ठीक है, एंड द एग्ज़ाम स्टार्ट ऑन टाइम। देख लो, आप डिफरेंस को खुद ही समझ पाएंगे। ठीक है, तो समय से पहले के लिए हमने क्या यूज़ किया है? इनका यूज़ किया है। ठीक है, और एग्जैक्ट ऑन टाइम के लिए हमने ऑन का यूज़ किया है। समय से पहले के लिए हमने, शेड्यूल टाइम के लिए हमने इनका यूज़ किया है, और एग्जैक्ट समय के लिए हमने ऑन का यूज़ किया है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, और यहीं पे हम अपनी कन्वर्सेशन में कभी ना कभी मिस्टेक करते हैं, और यही पार्ट होता है हमारा जो वीक होता है, और इसे ही हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट में दिया गया है। ठीक है, इस वीडियो को हम एक पार्ट में कंप्लीट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक 2 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे, और आपकी प्रीपोजिशन जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर बताया गया है समय के बारे में बताते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें तो देखिए, अगर आवर का हम यूज़ करें एट, मंथ के लिए हम इन, ईयर के लिए हम इन, और डे के लिए हम ऑन, और डेट के लिए हम ऑन का यूज़ किस तरह से करेंगे। अगर हमारी कंडीशन है यही, पहले आवर आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है, फिर डे आ रहा है, फिर डेट आ रहा है किस सेंटेंस में, फिर हम किस किस तरह से यूज़ करेंगे? एट, इन, ऑन और ऑन का यूज़ करेंगे। देखिए, वी लेफ्ट फॉर कश्मीर एट 10 o'clock इन जून इन 1929 ऑन संडे ऑन 12th। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में डेट दी गई है, 12 मार्च या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वी लेफ्ट फॉर कश्मीर, सबसे पहले हमने एट का यूज़ किया आवर के लिए,
हमने यूज़ किया इन का मंथ के लिए, क्योंकि जून क्या है, मंथ है। हमने इन का यूज़ किया ईयर के लिए, और डे का यूज़ हमने ऑन का यूज़ किया डे के लिए, और हमने फिर सेकेंडली यूज़ किया ऑन का, जो हमारे डेट के लिए यूज़ हो रहा है। काफ़ी इजीली हमने इसको समझा, काफ़ी आसानी से। आप, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम इनके शॉर्ट वीडियोस भी बनाएंगे, एक एक चीज़ को सिंपली एक एक चीज़ें जो है अलग अलग समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर हमारे साथ। देखिए, वी लेफ्ट फॉर कश्मीर, ये हम पढ़ चुके हैं। हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि आप फिगर से ही देख पा रहे होंगे। पोजीशन इन रेस्ट, इन मोशन, शायद आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखिए पोजीशन इन रेस्ट, लेकिन लिखा हुआ जो है वो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इन मोशन, अगर मोशन में है तो हम इनटू का यूज़ करेंगे। अगर पहले से ही चीज़ वहाँ पर है, टिकी हुई है, रेस्ट में है, तब हम इनका यूज़ करते हैं। देखिए, इनका प्रयोग किसी वस्तु के अंदर स्थिर यानी कि रेस्ट पर, स्थायी कार्य, पोशाक, अवस्था आदि के लिए प्रयोग करते हैं, हम यूज़ करते हैं इनका। ठीक है, जब वो चीज़ पहले से ही अंदर हो और रेस्ट में हो, तब हम इनका यूज़ करते हैं। जबकि जो हमारा इनटू है, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, किसी वस्तु के अंदर गति, ठीक है, मोशन को प्रेजेंट करती है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं कि वो चीज़ मोशन में है। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। ठीक है, यानी कि मैं पहले से कमरे में हूँ, अभी चल कर नहीं आया हूँ। आई केम इन टू द रूम, मैं कमरे में आया, यानी कि मैं मूव करते हुए अभी आया हूँ। ठीक है, तो देखिए मोशन के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं, और जब पहले से ही कोई चीज़ रेस्ट पे है, पोजीशन पे है, तब हम उसके लिए इनका यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं और भी अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। आई एंटर्ड द रूम, देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, क्या हमें फिल करना है, आगे देखते हैं। टुडे ही केम इन रेड शर्ट, ही इज़ इन ओल्ड एज। तो देखिए यहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे या फिर इनटू का यूज़ करेंगे। आई एंटर्ड इनटू द रूम, हम इनटू का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मोशन में है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इनका यूज़ किया है, बहुत ही सिंपल है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। व्हेन द वॉश जस्ट अ मिनट, व्हेन द वॉचमैन वाज नॉट अलर्ट, द बॉय जंप्ड इन द रिवर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इन द रिवर है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे, ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। और इसी तरह से कंपटीशन में पूछे जाते हैं, यही छोटे छोटे से एरर्स हमको फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, अगर मोशन में है तो हम इनटू का यूज़ करेंगे, और अगर रेस्ट में है तो हम इनका यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपली हमने ये चीज़ समझ ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अबव और ओवर, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है, क्योंकि दोनों का ही मीनिंग सेम होता है। ठीक है, दोनों का ही मीनिंग ऊपर होता है। अब अबव किस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे और ओवर किस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे, वो हम समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे, जैसा कि पहले हम फिगर में देख लेते हैं। अबव, ठीक है, ओवर, ठीक है, फिगर से आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, हम उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अबव का अर्थ ऊपर होता है, हायर, हायर के अर्थ में होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब हिंदी और इंग्लिश को हमने कंबाइंड किया है और आपको समझाने की कोशिश की है। अबव का अर्थ ऊपर यानी कि हायर के अर्थ में होता है, जब किसी स्तर यानी कि लेवल के ऊपर की बात हो। ठीक है, जैसे कि एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। ठीक है, अबव द क्लाउड यानी कि हायर, हायर की बात हो रही है। ओवर, देखिए ओवर का प्रयोग भी ऊपर होता है, स्पर्श नहीं करता हुआ के अर्थ में, यानी कि वो भी टच नहीं कर रहा है। ठीक है, वर्टिकल हाइट की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि ऊंचाई को दर्शाता है ये भी। जैसे कि द सीलिंग फैन इज ओवर अवर हेड, मतलब बिल्कुल सीध में है, वो बिल्कुल सीधे है, वो सामने ही है, ज़्यादा हाइट पर नहीं है। ठीक है, द सीलिंग फैन इज ओवर अवर हेड, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। ठीक है, वो बिल्कुल उसके वर्टिकल सीधा ऊपर ही होता है ना, बिल्कुल उसी कंडीशन में हम ओवर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अबव का प्रयोग संख्या
या मात्रा, ठीक है। अधिक के अर्थ में होता है मोर देन, इन, वन और अमाउंट के यूज में हम अबाव का यूज करते हैं, ठीक है। ओवर का प्रयोग भी ऊपर होता है स्पर्श करते हुए के अर्थ में होता है कि आवरण यानी कि कवर हो, वो चीज़ कवर हो, ऊपर से वो चीज़ क्या हो, कवर हो। जैसे कि मनीष पुट अ ब्लैंकेट ओवर राजेश एंड बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, तो देखिए बिल्कुल उसे कवर कर रहा है, तब भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए देयर आर अबव 30,000 स्टूडेंट इन पैरामाउंट इंस्टीट्यूट, तो देखिए यहाँ पर हम अबव का यूज़ करें अधिक मात्रा के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, मोर देन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अधिक मात्रा को दर्शाने के लिए हम अबव का यूज़ करें, ओवर यानी कि कवर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भी अबव और ओवर का मीनिंग डिफरेंस होता है। अबव का प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है। ऑल ओवर का प्रयोग सभी जगह के अर्थ में भी होता है, सभी के लिए होता है। जैसे कि पैरामाउंट कोचिंग सेंटर इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि सभी जगह फेमस है, सभी जगह के लिए हम ऑल ओवर का यूज़ करेंगे। और अबव के लिए देखिए यहाँ पर K2 इज़ 8,611 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। लेवल बताने के लिए हम अबव का यूज़ करें, बहुत ही सिंपल, ही आपको एग्जांपल से समझ आ रहा होगा। अबव का यूज़ हम लेवल बताने के लिए करते हैं और यहाँ पर हम सभी जगह के अर्थ के लिए हम ऑल ओवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर 4 आपका एग्जाम्पल दिया गया है। प्राथमिकता के संदर्भ में किसी चीज़ को प्राथमिकता देने के लिए, प्रेफरेंस देने के लिए हम अबव का यूज़ करते हैं। यहाँ हम एज के लिए ओवर का यूज़ करते हैं, जैसे कि आई विल फेवर यू अबव अदर, ठीक है। प्रेफरेंस के लिए, संदर्भ के लिए यूज़ किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर देखिए ही इज़ ओवर 30, एज के लिए हम ओवर का यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अंडर और बिलो, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाता है फिगर से ही, बिलो और अंडर। देखिए यहाँ पर टच हो रहा है और यहाँ पर टच नहीं है। सबसे पहले तो आपको फिगर से ही क्लियर हो रहा है, इसीलिए मैं आपको सिंपल ही समझा रही हूँ कि आप जो है बहुत सारी चीज़ें देखकर ही समझ सकते हैं, कुछ चीज़ें पढ़कर समझेंगे, कुछ चीज़ें एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। देखिए दोनों का अर्थ ही नीचे होता है, बहुत ही सिंपली आप समझते हैं कि अंडर मीन्स भी नीचे होता है और बिलो मीन्स भी नीचे होता है, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है, हम इन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं समझना है हमको ये, ठीक है। अर्थ तो सभी को पता होता है, दोनों का अर्थ नीचे होता है। अंडर, देखिए सबसे पहले हम अंडर की बात करें, किसी वस्तु के फिजिकल कांटेक्ट या वर्टिकल डिस्टेंस को दर्शाता है, ठीक है। वर्टिकल बिल्कुल उसके नीचे वाली बात की जा रही है, या फिजिकल कांटेक्ट हो, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, तब हम किसका यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ करेंगे। लेकिन जो हमारा बिलो वर्ड है वो फिजिकल कांटेक्ट को नहीं दर्शाता है, वो जो है दूसरी वस्तु से जुड़ा नहीं होता है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रीपोजिशंस पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशंस ही तो है, इनका यूज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। रोशनी इज़ लुकिंग इन द डस्टबिन बिलो द सिंक, बिल्कुल वर्टिकल नीचे ही रखी हुई है, उसके नीचे है लेकिन डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो हम यहाँ पर बिलो का यूज़ करेंगे। कमल इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, वो बिल्कुल उसके नीचे बैठा हुआ है, टच है, ज़्यादा नीचे नहीं है, तो यहाँ पर हम अंडर का यूज़ करने वाले हैं। रोहन इज़ वर्किंग अंडर मी, तो देखिए यहाँ पर भी हम अंडर मी मतलब अंडर का यूज़ कर रहे हैं। ही अर्न्स बिलो 8,000 अ मंथ, तो देखिए ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम बिलो का यूज़ करेंगे। अभी और कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। देखिए बिलो का प्रयोग डिग्निटी, लेवल, स्टैंडर्ड या नंबर आदि, ठीक है, या संख्या की यहाँ पर बात की जा रही है, में कम या नीचे के संदर्भ में भी किया जाता है। जैसे कि यही एग्जाम्पल हमने देखा, ठीक है, उसने कहा है कि ये डिग्निटी, लेवल, स्टैंडर्ड और नंबर के लिए भी यूज़ किया जाता है। अंडर का प्रयोग अधीन या अवस्था आदि के संदर्भ में भी किया जाता है, ठीक है। तो हम अब अच्छे से समझ गए होंगे यूज़ ऑफ बिलो एंड अंडर। आगे और भी जानते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ बिलो रोहन्स डिग्निटी टू बैग फॉर मर्सी, मैनी पीपल लिव बिलो अंडर पॉवर्टी लाइन। बहुत ही अब तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल यहाँ पर
दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, ओवर एज, अंडर एज, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं, तो इन्हें आप अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर अंडर एज, ओवर एज हमने पढ़ा था, ओवर के बारे में भी, ठीक है। ऐसे ही हम अंडर का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज़ होगा अमंग, अमंगेस्ट, बिटवीन, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, फिगर्स भी आप देख पा रहे हैं। अमंग का यूज़ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम बिटवीन का यूज़, हालांकि यहाँ पर फिगर थोड़ी मिस हो रही है, देखते हैं, बट ये वाली फिगर बिल्कुल क्लियर है। देखिए अमंग और अमंगेस्ट का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं और बिटवीन का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, दोनों का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है, अमंग का प्रयोग और अमंगेस्ट का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है। अब आप फिगर में देख क्या पा रहे हैं, बीच में, अमंग का मतलब होता है बीच में, बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है। तो देखिए इन दोनों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है और अमंगेस्ट का प्रयोग किया जाता है दो या दो से अधिक के लिए। यहाँ पर बहुत सारे हैं, उन सब के बीच में एक आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत सारों के लिए हम यूज़ करते हैं अमंग या अमंगेस्ट का, और दो के बीच में अगर बात की जाए तो हम यूज़ करते हैं बिटवीन वर्ड का। फिगर से बिल्कुल क्लियर हो गया है, आगे बढ़ लेते हैं। बिटवीन का प्रयोग दो के लिए और अमंग और अमंगेस्ट का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। जैसे कि एकता डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट अमंग द पुअर, ठीक है, बहुत सारे पुअर, उनके बीच की बात की जा रही है, ठीक है। रोहित डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन, अब देखिए दो के लिए हमने क्या यूज़ किया, बिटवीन यूज़ किया, बहुत सौ के लिए हमने क्या यूज़ किया, अमंग का यूज़ किया। सिंपल ही समझ में आ गया, यस। देखिए नोट, बिटवीन का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए भी किया जा सकता है जब म्यूचुअल, फ्रेंडशिप, एग्रीमेंट, डिफरेंसेस की बात की गई हो। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, कहा है ना, म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात हो, एग्रीमेंट की बात हो, डिफरेंसेस की बात हो, तब हम बिटवीन का यूज़ कर लेते हैं दो से अधिक वाली कंडीशन में। जैसे कि द ट्री सीरीज विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज़। बहुत ही सिंपली आपने समझ लिया होगा कि ऐसी कंडीशन में हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। अमंग और अमंगेस्ट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और पढ़ लेते हैं। 7th पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, ठीक है। तो जानते हैं, देखिए अमंग तथा अमंगेस्ट बहुत ही सिंपल है। अमंग तथा अमंगेस्ट के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से पहले दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट से पहले दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग या अमंगेस्ट द बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पर दो तो नहीं है, दो से अधिक है, ठीक है। उनके बीच में जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई। देखिए लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के रूप में किसी प्रोनाउन का प्रयोग हो, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में किसी प्रोनाउन का प्रयोग हो, तो प्रोनाउन का जो हमारा प्रथम वोवल जो होता है, उस प्रोनाउन के साथ सिर्फ अमंगेस्ट का ही प्रयोग होता है, तब हम अमंग का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि कोई वोवल वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम अमंगेस्ट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख पा रहे हैं, बहुत ही रेयरली आप कहीं पर ये पढ़ेंगे और समझेंगे, जबकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहीं पर हम मिस्टेक कर जाते हैं। हमें समझ नहीं आता है, हम सोचते हैं EST का यूज़ हम तभी करेंगे जब हम दा का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर दा नहीं है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वोवल से पहले हमें अमंगेस्ट का ही यूज़ करना है। यहाँ पर आप कभी कभी मार खा जाते हैं और मिस्टेक कराते हैं, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगेस्ट अस, ठीक है, वोवल आने की वजह से ऐसा हो रहा है, हमने यहाँ पर अमंग का नहीं अमंगेस्ट का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहीं पर आज हम अपनी इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं। जैसे कि हमने अमंगेस्ट का यूज़
पढ़ा है हमने, इन, ऑन, एट, ये सभी यूजेस पढ़े हैं और साथ में आपको नोट देकर समझाया गया है। आप इन सबको नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि जो लोग हाई फाई ज़्यादा इंग्लिश पढ़ते हैं वही इन्हें समझ पाएंगे। जो आप स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनका भी आंसर गलत नहीं होने वाला है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपने इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।